हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऋतिक शर्मा और आप देख रहे हैं द्युति एजुकेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि हम डिस्कस कर रहे हैं जनरल नॉलेज क्राउन बुक का पेज बाय पेज, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेज नंबर 6। इससे पहले के वीडियोस में जब आप जाओगे तो हमने पेज नंबर 5, 4, 3, 2, 1 इतना डिस्कस कर लिया है। इसमें अलग अलग टॉपिक को हमने डिस्कस करा है, जैसे कि पहले पेज में है एंशियंट इंडिया के सोर्सेज के बारे में कि कौन कौन से स्रोत हैं जिसके थ्रू हम जानते हैं एंशियंट इंडिया के हिस्ट्री को। जैसे इंडिजीनियस सोर्स हैं, लिटरेरी सोर्स हैं, उसमें वेद्स के बारे में हमने पढ़ा, फिर जैन लिटरेचर, बुद्धिस्ट लिटरेचर जिनके थ्रू हम जानते हैं, फिर बहुत सारे मेडिसिन पे ग्रंथ लिखे गए थे, एस्ट्रोनॉमी पे लिखे गए थे, उनके बारे में पढ़ा। और भी बहुत सारे बुक्स एंड ऑथर पढ़े जो कि एंशियंट इंडिया के ऑथर्स थे जो कि एग्ज़ाम में आते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा प्री हिस्ट्रिक एज। प्री हिस्ट्रिक एज में हमने पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, ये सारा कवर करा। मैं आपको रिकैप दे रहा हूँ। उसके बाद फिर हम अभी पढ़ रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि पेज नंबर 4 से शुरू होता है। और पेज नंबर 5 में हमने पढ़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन की बहुत सारे सेंटर्स, जैसे कि हड़प्पा हो गया, कालीबंगा, लोथल, चनहुद्रो, मोहनजोदाड़ो, धोलावीरा। तो इन सारे टॉपिक्स को हमने पुराने 5 वीडियोस में डिस्कस करा है। आप इस चैनल पर जाके पाँचों वीडियोस देख सकते हो। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषता। हमने पहले सिटी को डिस्कस करा था, 4-5 शहर को। अब हम उनकी विशेषता क्या थी, ओवरऑल जो विशेषता होता है उसको हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपके सब्जेक्टिव एग्ज़ाम से रिलेटेड भी और ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम से रिलेटेड भी। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और मैं एक एक पॉइंट आपको क्लियर करवा दूंगा। क्या क्या पॉइंट मैं कवर करने वाला हूँ कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाउन प्लानिंग कैसा था, मतलब पहला टॉपिक होगा टाउन प्लानिंग कैसा था, किस तरह से शहर बने हुए थे। फिर वहाँ का नाली ड्रेनेज सिस्टम कैसा था, नाली का निकास किस तरह से होता था, पानी का निकास किस तरह से होता था, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम घरों के बारे में पढ़ेंगे, घर किस शेप के थे, किस स्ट्रक्चर के बने होते थे, तो वहाँ के घरों के बारे में जानेंगे। एक पूरा व्यू, एक पिक्चर व्यू आपको इमेजिन करवा दूंगा कि किस तरह से वहाँ के घर होते थे। फिर हम वहाँ के खेती के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर वहाँ के लोग क्या खाते थे, किस चीज़ की खेती करते थे, किस मेथड से खेती करते थे, इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से जानवर जो है वो पालते थे। अब खेती कर रहे हैं तो कुछ जानवर भी पालते होंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग के बारे में हम सारा जो ये टॉपिक है, घर कैसा है, एग्रीकल्चर कैसा है, जानवर कौन से पालते थे, कौन कौन से कला में वो माहिर थे, क्या क्या वो कला से रिलेटेड काम करते थे, टेक्नोलॉजी में वो कहाँ तक विकसित थे, किससे ट्रेड करते थे, व्यापार किसके थ्रू करते थे, या फिर किस चीज़ से करते थे, किस सामान का करते थे, कहाँ से करते थे। ये सारा टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। और मैं ये भी बताऊंगा कि जैसे मेजर सामान है, जैसे गोल्ड हो गया, टीन हो गया, ये लोग वो वर्ल्ड के किस पार्ट से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते थे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि सामाजिक संस्थाएं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसी थी, कौन थी, उसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर पॉलिटी के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट पेज में रिलीजियस स्ट्रक्चर भी जानेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो पूरा ओवरऑल व्यू जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के सब्जेक्टिव एग्जाम या ऑब्जेक्टिव एग्जाम के से रिलेटेड होता है, मैं सारा कवर करूँगा। चलिए शुरू करते हैं पहला टॉपिक पे, जो कि है टाउन प्लानिंग। तो टाउन प्लानिंग यार, हर जो शहर था, जो भी शहर था वो सिटीडेल में डिवाइडेड था। एक था सिटीडेल एरिया जो कि अपर एरिया बोला जाता है, और एक था लोअर एरिया। तो अपर एरिया में सारे ब्यूरोक्रेट्स, जो उस समय के ब्यूरोक्रेट्स होंगे, या फिर एरिस्टोक्रेट, जो कि अमीर लोग जो होते हैं, जो अपर क्लास लोग होते हैं, वो रहते थे सिटीडेल में। सिटीडेल मोस्टली जगहों पे सिटीडेल जो है घेरा हुआ होता था ब्रिक के स्ट्रक्चर से, यानी बाउंड्री बनाई होती थी। और लोअर टाउन में नॉर्मल लोग रहते थे। तो दो मेनली मुख्यतः जो टाउन है वहाँ दो तरह का स्ट्रक्चर होता था, सिटीडेल और लोअर टाउन। लेकिन कहीं कहीं पे 3 स्ट्रक्चर भी दिखा गया है, वो भी आप पढ़ोगे। जैसे मोहनजोदारो और हड़प्पा में जो सिटीडेल है वो ब्रिक वॉल से घिरा हुआ था, मतलब चारों तरफ जो सिटीडेल शहर है जहाँ पे सारे महत्वपूर्ण लोग रहते हैं, उसको बाउंड्री से, ईंटों की बाउंड्री बना के उसको घेरा हुआ था। लेकिन कालीबंगा में जो है सिर्फ सिटीडेल नहीं, हम हड़प्पा और मोहनजोदारो में सिर्फ सिटीडेल को घेरा हुआ था। लेकिन कालीबंगा एक ऐसा शहर था जहाँ पे सिटीडेल को भी घेरा हुआ था, और जो लोअर सिटी है उसको भी
ब्रिक वाल से चारों तरफ से घिरा हुआ था। कालीबंगा और लोथल के बारे में मैंने पढ़ा था कि कालीबंगा और लोथल में फायर अल्टर्स मिले हैं। फायर अल्टर्स क्या होते हैं यार? जहाँ पे सेक्रीफाइस किया जाता है, मतलब आग का कुंड बोल सकते हैं उसको, जिसमें हम सेक्रीफाइस देते हैं भगवान को, या तो इंसानों का या फिर जानवरों का। तो वो सेक्रीफाइस फायर अल्टर्स कहाँ कहाँ मिले हैं? मिले हैं कालीबंगा और लोथल में। फिर जो टाउन होता था, हम लोग टाउन प्लानिंग का बात कर रहे हैं, तो टाउन प्लानिंग हमने जाना कि दो भाग में डिवाइडेड होता है, अपर एंड लोअर। अपर इज सिटाडेल एंड लोअर इज लोअर टाउन। और रेक्टेंगुलर जो ये पूरा टाउन का शेप होता था वो रेक्टेंगुलर होता था। और ये काफ़ी यूनिक फीचर है इस सिविलाइजेशन का, क्योंकि बहुत सारे, जैसे लोअर टाउन जो भी है इतना बड़ा स्ट्रक्चर, जैसे आज वार्ड्स होते हैं बड़े बड़े सोसाइटी में, वैसे ही उस टाइम के ज़माने में चेस बोर्ड की तरह, जैसे चेस बोर्ड बना होता है वैसे एक वार्ड बना होता था रेक्टेंगुलर शेप में, और वहीं पे घर होते थे। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसे करके रोड होते थे, जैसे बीच में स्ट्रक्चर है, रेक्टेंगुलर हाउसेस हैं, एंड फिर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसे एकदम सिंगल राइट एंगल पे ग्रिड बनाते हुए रोड होते थे। आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से रेक्टेंगुलर शेप में जो ये पूरा स्ट्रक्चर था उस टाउन का होगा, और कैसे अपर टाउन, सिटीडल एंड लोअर टाउन होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे, जो कि है ड्रेनेज सिस्टम। तो ड्रेनेज सिस्टम भी काफ़ी एलोबोरेट सिस्टम था, काफ़ी विस्तृत सिस्टम था इंडस वैली के शहरों में। और जिप्सम और सीमेंट, इन चीज़ों का इस्तेमाल, जिप्सम और सीमेंट का इस्तेमाल किया जाता था नालियाँ बनाने के लिए, ड्रेन्स बनाने के लिए या नालियाँ बनाने के लिए जिप्सम और सीमेंट का यूज किया जाता था। और जो आज के ज़माने में जो हम गाँव में कवर देखते हैं, जैसे नालियों के ऊपर कवर लगा होता है, तो वो कवर भी पोर्टेबल होता था, जिससे कि उसको आसानी से हटाया जा सके। और जैसे मान लो बाढ़ में पानी भर गया, तो क्या क्या करते हैं हम लोग, शहरों में जो छोटी छोटी गलियों की जो नालियाँ होती हैं वो ढकी होती हैं, उसको हटाते हैं, सारा पानी अंदर चला जाता है, फिर उसको लगा देते हैं। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही वैसा सिस्टम था। सोचो उस टाइम के ज़माने में भी लोग ये सोचते थे, ये उनमें समझ थी कि किस तरह से बाढ़ के पानी का, या फिर जब एक्स्ट्रा पानी हो जाता है रोडों पे, तो उसको कैसे निकासी किया जाता है। ज़्यादातर जो ड्रेन थे, वो जो भी छोटे छोटे घर हैं वो कनेक्ट होते थे मेन ड्रेन से। और मेन ड्रेन कहाँ होता था? स्ट्रीट के नीचे, जो गलियाँ होती थी उसके नीचे से बड़ी नालियाँ जाती थी, और छोटे छोटे घरों की नालियाँ जो है उसमें आके मिलती थी, और शहर से बाहर सारे पानी को ले जाती थी। मेन ड्रेन जो है वो 75 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक चौड़ा होता था, और इसलिए सारा का सारा रेन वाटर, जो भी रेन का पानी है, वर्षा का पानी है, वो भी शहर के अंदरी भाग से बाहर चला जाता था। एक बात और नोट करने वाली है, एक एक्सेप्शन है यार, कालीबंगा में कोई भी ड्रेनेज सिस्टम नहीं था। कालीबंगा में कोई भी ड्रेनेज सिस्टम नहीं था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आते हैं घरों के ऊपर कि वहाँ के घर कैसे थे। हमने नालियों के बारे में जान लिया, अब आते हैं घरों के ऊपर। घर जो है वो पैरेलल रो में बने होते थे। हम जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि जो वहाँ का टाउन स्ट्रक्चर था वो रेक्टेंगुलर था, जो सड़कें होती थी रेक्टेंगुलर 90 डिग्री पे कट कर देती थी एक दूसरे को। तो उसी तरह से घर जो है वो पैरेलल रो में बने होते थे, दो घरों के, जो कि मोहनजोदाड़ो में मिले हैं और हड़प्पा में मिले हैं, जो कि गरीब लोगों के द्वारा यूज किए जाते हो गरीब लोगों के द्वारा यूज किए जाते होंगे। सोचो सिर्फ दो दो रूम का पैरेलली बहुत सारा स्ट्रक्चर बनाया हुआ मिला है मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में। तो दो रूम में कौन रहेगा? अमीर तो रहेंगे नहीं। उस समय अभी लोअर क्लास और अपर क्लास का चलन था यार। तो जो दो रूम का घर है उसमें पुअर सेक्शन के लोग रहते थे। और बड़े हाउसेस में क्या होता था, बीच में बड़ा सा कोर्टयार्ड होता था, मतलब बड़ा सा आंगन और चारों तरफ घर। तो ये पहचान था बड़े अमीर लोगों के घरों का, बीच में आंगन चारों तरफ से घर, बीच में आंगन चारों तरफ से घर। तो ये किसके पहचान था? बड़े लोगों के घरों का। और जो गरीब लोग होते थे उनका दो दो रूम का ऐसे पैरेलली घर होता था। हर एक जो बड़े लोगों के घर होते थे उसमें क्या होता था? प्राइवेट वेल, मतलब खुद का कुआं होता था, खुद का टॉयलेट होता था। और बाथरूम जो है वो भी नालियों से कनेक्टेड होता था और सीवर से कनेक्टेड होता था। मतलब बाथरूम में जो भी पानी वहाँ पे गिरेगा वो नालियों के थ्रू होते हुए मेन स्ट्रीट में, मेन ड्रेनेज में इंटर करेगा और फिर टाउन से बाहर चला जाएगा।
एंट्रेंस डोर की बात करें, जब हम घरों के एंट्रेंस डोर जहाँ से हम अंदर आते हैं, वो जो है मेन लाइन पर ना होके मेन मेन स्ट्रीट पर ना होके साइड लाइंस पे होती थी। सपोज करो एक मेन रोड है, तो मेन रोडों पे घरों घरों के दरवाजे नहीं खुलते थे। घरों के दरवाजे साइड लेन में, एक मेन रोड है उससे कनेक्टेड करने वाला एक साइड लेन है, साइड रोड है, तो उसमें जो है वो दरवाजे खुलते थे साइड लेन में, ना कि मेन रोड पे। तो ये भी एक अच्छा सोच था वहाँ पे, वहाँ के लोगों का, जो वो इतना सोच कर घर बनाते थे। और उस समय के ज़माने में खिड़कियाँ बहुत रेयर मिलती हैं, मतलब वहाँ के जो भी घर थे वहाँ पे आज हम लोग हर घर में खिड़की देखते हैं, मतलब खिड़की होती ही होती है। लेकिन उस समय में खिड़कियों का मिलना रेयर माना जाता है, मतलब ना के बराबर खिड़कियाँ थी घरों में। तो घरों के स्ट्रक्चर के बारे में भी हमने जान लिया, ड्रेनेज के बारे में जान लिया कि नालियाँ कैसी होती थी, कितनी चौड़ी, कितनी किस चीज़ से बनी होती थी, और हमने टाउन के बारे में जाना। अब आते हैं वहाँ की खेती के बारे में। तो जो मेन खेती वो लोग करते थे वो गेहूँ और बारले की करते थे। और जो दूसरे क्रॉप इंक्लूड, मतलब दूसरे क्रॉप जो उसमें करते थे वो करते थे खजूर, मस्टर्ड, शीशम, कॉटन, और बहुत सारे लेगुमिनस प्लांट मतलब होता है मटर, या फिर जो भी आपने साइंस में पढ़ा होगा लेगुमिनस प्लांट क्या होता है, जिसमें एक राइजोबियम करके बैक्टीरिया होता है और वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, आपने पढ़ा होगा। तो वो सब प्लांट जो है वो उगाते थे। क्या क्या उगाते थे? वीट, बार्ले, डेट्स यानी खजूर, मस्टर्ड, सरसों, शीशम, कॉटन और मटर। इस तरह के फसल जो है वो वहाँ के लोग उगाते थे। कब किस सीज़न में उगाते थे? तो जब फ्लड प्लेन्स आता था, जब बाढ़ आती थी, उसके बाद जब वापस से खेत खाली होता था, उस टाइम पे नवंबर में वो उगाते थे। और काट कब लेते थे? जो भी गेहूँ और बारले है वो अप्रैल तक उसको कट कर लेते थे। मतलब हार्वेस्टिंग सीजन अप्रैल था और सोइंग सीजन कब था? नवंबर से अप्रैल के बीच में करते थे। और फिर अगली बार बाढ़ आने पे फिर से वहीं फ्लड प्लेन्स में खेती करते थे, क्योंकि वे जानते थे कि फ्लड्स जब आती है तो एलुवियल सॉइल बहुत सारी लेके आती है, और उन एलुवियल सॉइल में बहुत फर्टिलिटी होती है। तो वो फर्टिलिटी को वो यूज करते थे और वहाँ पे खेती करते थे। कोई भी हो एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, या प्लग शेयर का डिस्कवर नहीं किया गया है मतलब पूरे साइट से, लेकिन एक फ्यूरो जो होता है उसको डिस्कवर किया गया है कालीबंगा में, जिससे कि पता चलता है कि खेतों को जोता जाता था, मतलब खेतों को प्लग किया जाता था उस ज़माने में भी। किससे? फ्यूरो नाम के इंस्ट्रूमेंट से खेती का प्लग किया जाता था। बनवाली करके एक जगह है जहाँ पे टेराकोटा से बना हुआ प्लग मिला है। टेराकोटा से बना हुआ प्लग कहाँ मिला है? बनवाली में। टेराकोटा से बना हुआ प्लग कहाँ मिला है? बनवाली में। और हड़प्पन जो है, ये माना जाता है कि हड़प्पन जो लोग होते थे वो लकड़ी के हलों का भी यूज करते थे, जिनको वो या तो ऑक्सेन यानी बैल पे या ऊँट पे लगा के और खेतों को जोता करते थे। जैसे कि आज से मान लो 10-15 साल पहले, 20 साल पहले ट्रैक्टर नहीं थे, तो लोग क्या करते थे? बैलों में पीछे हल लगा दिए लकड़ी का और पूरे खेत को जोत लेते थे। लेकिन आज के ज़माने में क्योंकि सारी जगह ट्रैक्टर और मशीनरी आ गई है, तो ये नहीं देखने को मिलता है। लेकिन पुराने ज़माने के जो भी लोग हैं वो इसको जानते होंगे कि किस तरह से बैलों से और ऊँटों से खेती की जाती थी, प्लग किया जाता था। तो हमने क्रॉप के बारे में पढ़ लिया, हमने सीज़न के बारे में पढ़ लिया, किस किस सीज़न में ये खेती करते थे। हमने ये भी पढ़ लिया कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का वो यूज करते थे खेती करने के लिए। हड़प्पन एग्रीकल्चर जो था वो मेनली डिपेंडेंट था लिफ्ट इरिगेशन पे। अब लिफ्ट इरिगेशन क्या होता है, जिनको नहीं पता है वो यूट्यूब पे जाके एक बार देख लेना। लिफ्ट इरिगेशन मतलब एक तरह का जो पानी चलते रहता है उसमें से उठा के और खेत में डालते हैं, ऐसे मशीनरी के थ्रू, या जो भी एक चक्का व्हील लगा के, वैसे व्हीली लगा के उसको करते हैं। आप यूट्यूब पे देख लेना लिफ्ट इरिगेशन क्या होता है, आपको समझ में आ जाएगा। तो लिफ्ट इरिगेशन का वो यूज करते थे। और कैनाल इरिगेशन का यूज बहुत कम करते थे। कैनाल इरिगेशन मतलब क्या? नहर बना हुआ है, उससे पानी लेके खेत में करना। लेकिन उस समय उतना नहर का विकास नहीं किए थे वो लोग क्या करते थे? लिफ्ट इरिगेशन का यूज करते थे। जब भी हम पढ़ रहे हैं कुछ भी सब्जेक्ट अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो आज बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, जैसे चैट जीपीटी हो गया, या फिर
और भी यूट्यूब पे हर तरह के वीडियो हैं। जैसे लिफ्ट इरिगेशन नहीं समझ में आया, फ्यूरो नहीं समझ में आया, तो आप गूगल सर्च कर लीजिए या फिर चैट जीपीटी पे सर्च कर लीजिए, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए कि आखिर होता क्या है। तो इससे क्या है, आपको पिक्चर दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि किस चीज़ की हम बात कर रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो पे डिपेंडेंट नहीं रहिए। जहाँ पे भी ऐसा वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं कुछ स्किप कर दे रहा हूँ समझाना, तो उसको नोट डाउन कर लीजिए। लेक्चर ख़त्म होने के बाद उसको गूगल सर्च करिए। मैक्सिमम चीज़ें मैं कवर कर देता हूँ, ट्राई करता हूँ, फिर भी कुछ चीज़ छूट जाता है तो अपने लेवल पे भी उसको कंप्लीट कर लीजिए। ये भी बताया गया है एग्रीकल्चर वाले पार्ट में कि 2 तरह के जो है व्हीट और बार्ले ग्रो किए जाते थे। और एक मतलब इसका क्वांटिटी जो है बार्ले का कहाँ मिला है, बनवाली में। तो बनवाली में क्या क्या मिला है यार, बनवाली में मिला है कि टेराकोटा का प्लग, टेराकोटा से बना हुआ प्लग कहाँ मिला है, बनवाली में। और एक अलग तरह का, एक अलग वेराइटी का बार्ले कहाँ मिला है, बनवाली में। फिर हम बात करते हैं कि कौन कौन से जानवर जो है वो लोग पालते थे। तो जैसे हमने पहले पढ़ा कि वो लोग बैलों का यूज करते थे खेती करने के लिए और ऊँटों का यूज करते थे। तो 2 तो आएंगे, ऑक्सन एंड कैमल। फिर बफेलो यानी भैंस का यूज करते थे, गोट पालते थे, बकरियां पालते थे, भेड़ पालते थे, शिप्स और पिग्स यानी सूअर। तो इन सारे जानवरों को वो लोग पालते थे। जो सबसे फेवरेट था उनका हम्प्ड बुल, मतलब बुल उसमें जो हम्प निकला हुआ होता है, आप इसका भी फोटो देख लेना इंटरनेट पे, जो पुराने हम्प्ड बुल करके होता है उनको वो पालते थे। और ऊँटों का यूज या फिर एसेस का यूज किसके लिए किया जाता था कि बड़े बड़े जो भार हैं, अब मान लो अनाज हुआ खेतों में, अब उसको ढोना है, उसको अपने शहर में ले जाना है या फिर बेचने ले जाना है, तो किस पे ले जाएंगे, तो ऊँटों का यूज करते थे वो लोग यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्टेशन के लिए। हड़प्पन कल्चर जो था उसमें हॉर्स का बहुत कम ये देखा जाता है कि वो घोड़ों का इस्तेमाल उतना नहीं करते थे, या फिर हॉर्स सेंटर ये सिविलाइजेशन नहीं था। बहुत सारे लोग जो एक कन्फ्यूजन में रहते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में घोड़ों का यूज होता था, नहीं होता था। ये मैं क्लियर कर देता हूँ। ना ही कोई भी घोड़े का हड्डी जो है, हड्डी तक वहाँ से बरामद नहीं हुआ है। तो ये दिखाता है कि वहाँ पे घोड़ों का यूज बहुत कम या ना के बराबर होता था। सिर्फ सुरकोत्ता करके जगह है, वहाँ पे से कुछ हड्डियाँ मिली हैं जो कि रिसेंबल करती हैं, यानी लगभग घोड़े से मिलती है, लेकिन पूरी तरह से नहीं मिलती है। कन्फर्मेशन के साथ नहीं बोल सकते हैं। वो जगह है गुजरात का सुरकोट का। तो सुरकोत्ता में जो है घोड़े से रिलेटेड, घोड़े से मिलता जुलता कुछ हड्डियाँ या फिर कुछ अवशेष मिले हैं, लेकिन कंफर्म नहीं करते कि वो घोड़ों का है। उसके बाद है एलिफेंट जो है वो हाथियों के बारे में हड़प्पन जानते थे। और एक एक और जानवर जो कि राइनोसोरस, तो सिंगल हॉर्न राइनोसोरस, उसकी इंडियन राइनोसोरस, उनके बारे में भी अमरी करके एक जगह है, वहाँ से कुछ उदाहरण, कुछ अवशेष मिले हैं। तो एलिफेंट के बारे में वो जानते थे, राइनोसोरस के बारे में जानते थे, कैमल, पिग्स, शिप्स, गोट्स, इन सारे जानवरों को वो अच्छे से जानते थे। घोड़ों का इस्तेमाल वो नहीं करते थे। तो ये कुछ जानकारियाँ हैं आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड लोगों के बारे में। और वहाँ जो जानवरों को पालते थे, जो खेती करते थे, जो घर बनाते थे, जो ड्रेनेज सिस्टम वो बनाते थे, जो टाउन प्लानिंग वो करते थे, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब आगे आते हैं कि वो किस तरह से क्राफ्ट यानी आर्ट एंड क्राफ्ट में कैसे थे, आर्ट एंड क्राफ्ट में क्या वो अच्छे थे, या किस तरह से वो किस चीज़ की मूर्तियाँ या फिर बीड्स या फिर गहने बनाते थे। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग जो थे वो बहुत तरह के पेशा में शामिल थे। जैसे कि वो कॉटन जो उगाते थे उससे वो कपड़े बनाते थे, जो वूल यानी ऊन से वो कपड़े बनाते थे। बीड मेकिंग करते थे, बीड यानी मोतियों की माला जो है वो बनाते थे। वो बीड्स भी अलग अलग चीज़ों के बने होते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, फाइंस, स्टीलाइट और कुछ बहुत कम कीमती या ज़्यादा कीमती पत्थर जो उस समय होते थे, या सेल या हाथी के दांत। तो इन सारे चीज़ों को यूज करके वो क्या बनाते थे, मूर्तियों की माला बनाते थे। और मैंने पहले डिस्कस करा कि कॉटन और वूल के कपड़े बनाते थे। नाव बनाने में वो महारत उनको हासिल था। घड़ा बनाते थे, पॉटरी बनाते थे, सील बनाते थे। तो ये सारे मैन्युफैक्चरिंग जो है, खिलौने बनाते थे टेराकोटा के, और भी बहुत सारे चीज़ों के खिलौने बनाते थे, और ईंट बनाते थे घरों को बनाने के लिए।
तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रोडक्शन या फिर उनका मैन्युफैक्चरिंग हब बोल सकते हो, वो लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल वो करते थे। पॉटरी जो है वो मेनली रेड क्ले से बनाई जाती थी और उनमें नक्काशी की जाती थी। नक्काशी किसकी की जाती थी, मतलब मैंने घड़ा बनाया और घड़ा पे मैंने चिड़िया बना दिया, कुछ जानवर बना दिए, कुछ ज्योमेट्रिक यानी ट्रायंगल, सर्कल, ऐसे करके बहुत सारे शेप बना दिए। तो ये सब करते थे वो लोग, घड़ों के ऊपर नक्काशी करते थे और रेड क्ले से बनाते थे। बीड मेकर जो थे वो मेनली लोथल और चनहुदरों में बीड्स मेकर बना खोजे, मतलब पाए जाते थे। बहुत सारे क्राफ्ट के सेंटर भी थे, जैसे कि लोथल मैंने पहले भी डिस्कस करा, चनहुदरो जहाँ पे बीड्स बनता था, बालाकोट करके एक जगह था, तो वहाँ पे भी जो है वो आर्ट एंड क्राफ्ट का एक मेजर सेंटर था। मेटल वर्कर जो थे वो काफ़ी जो लोहार बोलते हैं जिनको, या जो मेटल्स पे काम करते हैं, वे काफ़ी स्किल होते थे। और हड़प्पन अर्बन कल्चर में मेनली ब्रॉन्ज से रिलेटेड मैक्सिमम चीज़ें मिलती हैं। और ब्रॉन्ज जो है वो टीन को कॉपर के साथ मिला के बनाया जाता था, लोहार के द्वारा टीन को कॉपर में मिला के वो ब्रॉन्ज बनाते थे। और उसमें वो सायर प्रोसीजर मेथड का यूज करते थे। CIREPERDUE, इसको आप गूगल पे सर्च करना कि कैसा मेथड होता है और किस तरह से बनता है ब्रॉन्ज टीन और कॉपर को मिला के। तो इसी तरह के मेथड से बनाया गया था। मोहनजोदड़ो में एक मूर्ति मिली है यार, डांसिंग गर्ल की, हमने पहले भी पढ़ा था मोहनजोदड़ो में एक डांसिंग गर्ल की मूर्ति मिली है, तो वो इसी मेथड के थ्रू बनाया गया था और ब्रॉन्ज से बना था। तो आप देखना कि किस तरह से ये मेथड होता है। सायर परड्यू करके जो मेथड का नाम है, आप एग्ज़ाम में तभी अच्छा कर पाओगे जब आप रिवर्स इंजीनियरिंग करोगे, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ उसको जाके नोट करोगे और फिर बाद में सर्च करोगे। फिर आता है कि गोल्ड जो है वो किस किस फॉर्म में वो यूज करते थे उसको, या तो मोती की माला बनाते थे, या पेंडेंट बना लेते थे, एमुलेट्स या सुई बना के रखते थे, और छोटे छोटे पर्सनल ऑर्नामेंट्स, मतलब पर्सनली पहनने के लिए, खुद को पहनने के लिए वो उसके गहने गोल्ड के बना के रखते थे। सिल्वर जो था उसका प्रेजेंस जो है इंडिया में वो इंडस सिविलाइजेशन में ही पहली बार पाया गया था, मतलब चांदी का खोज भी इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही हुआ था पहली बार। हमने इतने सारे मेटल्स के बारे में पढ़ा कि इतने सारे वो मेटल, ब्रॉन्ज हो गया, सिल्वर, गोल्ड, सब यूज कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने स्टोन एज के बाद भी स्टोन को यूज करना नहीं छोड़ा था। स्टोन के ही बहुत सारे फैक्ट्री अभी भी चल रहे थे, जो जैसे कि सुकुर में एक फैक्ट्री था, तो और वो स्टोन के भी टॉयज और मूर्तियाँ ये सारे बनाते थे वो लोग। जैसे एक मूर्ति मिली है मोहनजोदारो में जो कि बियर्डेड हेड जिसकी मैक्सिमम फोटो आप देखते होगे हर जगह पे, आप सर्च करना बियर्डेड हेड करके, स्टोन से बनी हुई मूर्ति आपको दिख जाएगी मोहनजोदारो में। तो वो पूरी तरह से पत्थरों से बनी हुई थी। मतलब मेटल्स के बारे में जानकारी होने के बाद भी वो लोग पत्थरों को यूज करना नहीं छोड़े थे। अब आते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स पे, कि वो कहाँ कहाँ ट्रेड करते थे, कहाँ कहाँ व्यापार करते थे। तो मेनली वो इनलैंड ट्रेड करते थे किसके साथ, राजस्थान के साथ, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, साउथ इंडिया के साथ, वेस्टर्न यूपी के साथ और बिहार के साथ। आप मैप में ध्यान में रखना कहाँ कहाँ ये हो रहा है, राजस्थान, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, साउथ इंडिया, यूपी, बिहार। साथ ही वो फॉरेन ट्रेड भी करते थे। फॉरेन ट्रेड किसके साथ करते थे, मेसोपोटामिया, सुमेरिया और बहरेन। मेसोपोटामिया, सुमेरिया, बहरेन, इनके साथ फॉरेन ट्रेड, और कुछ राज्यों के साथ, मतलब इंटरनल जो आज का राज्य हैं उनके साथ इनलैंड ट्रेड करते थे। एक जो भी आर्कियोलॉजिकल सोर्स हैं, मतलब जो भी हम पुराने ज़माने से जो भी चीज़ें मिली हैं उनसे पता चलता है कि सुमेरिया के लोगों में और इंडस के लोगों में ट्रेड लिंक था। मतलब सुमेरिया और इंडस के लोगों का ट्रेड होता था। और सुमेरियन टेक्स्ट में भी पाया जाता है कि ट्रेड रिलेशन था मेलुहा से। मेलुहा जो है वो इंडस रीजन को सुमेरिया के क्षेत्रों में बोला जाता था। मेलुहा किसका नाम है, इंडस सिविलाइजेशन के क्षेत्रों का, और यह सुमेरिया में बोला जाता था मुलेहा करके, मेलुहा करके। तो ये पता चलता है कि हम लोग सुमेरिया से व्यापार करते थे। और बीच में दो इंटरमीडिएट स्टेशन भी आते थे, मतलब जैसे हम लोग यहाँ से बहुत लंबी जर्नी है तो बीच में कुछ कुछ जगह पे वो लोग रुकते भी होंगे, तो उनको स्टेशन बोला जाता है। तो उन स्टेशनों का नाम था दिलमुन और मकान। दिलमुन जो आज का बहरेन है, दिलमुन जो आज का बहरेन है, और मकान जो आज का मकरान कोस्ट है। तो
इन जगहों पे हम लोग ठहरते थे या स्टेशन अपना बनाए थे और हम लोग सुमेरिया तक जाते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन थे। अब व्यापार होता था तो सील आप जानते होंगे। तो दर्जन यानी 2 दर्जन से ज़्यादा तरह के सील जो है वो डिस्कवर किए गए हैं। कहाँ कहाँ से? मेसोपोटामिया से, उड़ से, किस से, सूसा, लगास, तिल, अस्मार। ये सारे नाम आप कंफ्यूज मत होना, ये सारे नाम पुराने ज़माने के नाम हैं जो वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों को संबोधित करते हैं। तो इन जगहों से भारत के यानी इंडस से सील जो है वो मिलते हैं। और जहाँ तक अभी तक जो पता चला है वो ये पता चला है कि जो मैक्सिमम ट्रेड होता था वो थ्रू बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम मतलब अगर मेरे को चावल चाहिए और आपके पास गेहूँ है तो आप मेरे को मैं आपको अपना गेहूँ दे दूँगा और आपसे अपना चावल ले लूँगा। जैसे मतलब एक चीज़ ज़रूरत के हिसाब से लोग एक दूसरे से अदला बदली कर लिया करते थे। इनको जो ज़रूरत होता था वो सामने वाले से ले लेते थे और जो उनके पास सामान होता था वो उनको दे देते थे, एक क्वांटिटी जो निश्चित की जाती थी दोनों के बीच में। तो इस तरह से वो अपना ट्रेड करते थे। और बुलुक कार्ट यानी बैल की गाड़ी का यूज़ करते थे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना है या लंबी लंबी यात्रा भी करनी है तो इनसे करते थे। और अगर समुद्र से जाना है तो नाव का या शिप्स का वो यूज करते थे, क्योंकि बहुत सारे खिलौने मिले हैं टेराकोटा के जिसमें कि नाव और शिप्स बनाए गए हैं। और साथ ही में हमने ये भी पढ़ा था कि लोथल में जो था क्या था, एक तरह का डॉकयार्ड था, यानी समुद्र जहाज़ों के रुकने की जगह, बंदरगाह जो है वो लोथल में था। तो इससे पता चलता है कि वो लोग शिप से भी ट्रांसपोर्ट करते थे। तो ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में हमने पढ़ लिया। अब कुछ मैं चीज़ें बताऊंगा और ये बताऊंगा कि वो कहाँ से इंपोर्ट की जाती थी। जैसे गोल्ड जो है कर्नाटका के कोल्लर से इंपोर्ट की जाती थी। गोल्ड जो है कर्नाटका के कोल्लर से इंपोर्ट की जाती थी। सिल्वर ईरान के अफ़गानिस्तान से इंपोर्ट की जाती थी। टर्कवाइज करके एक मेटल है वो पर्सिया से इंपोर्ट की जाती थी। लैपिस लाजुली जो है वो अफ़गानिस्तान के सोटुहाई से इंपोर्ट की जाती थी। कर्नेलियन बीड्स जो है गुजरात के भरूच से इंपोर्ट की जाती थी। टिन जो है ईरान के अफ़गानिस्तान से इंपोर्ट की जाती थी। जेड जो है सेंट्रल एशिया से। कॉपर राजस्थान और ओमान से। कौन सेल जो है वो सौराष्ट्र और डेक्कन से। ये लिस्ट मैं आपको यहाँ पे लगा दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, उसको नोट डाउन कर लेना, या फिर आप इस बुक को साथ में लेकर ही पढ़ा करो। जब भी बैठो तो ये बुक जो है क्राउन की, इसको लेकर पढ़ा करो। मैं इसकी हर एक पेज यानी 380 पेज तक जाने वाला हूँ। और इसके बाद आपको जीएस के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ एक चैनल, एक बुक, ऐसे ही किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक किया जाता है, ना कि मल्टीपल जगहों पे घूम घूम के। तो आप एक चैनल ये द्युति एजुकेशन जो है बाय ऋतिक शर्मा, इसको फॉलो करो और एक बुक को फॉलो करो। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो या फिर हिंदी मीडियम से हो तब भी, क्योंकि मैं हिंदी में ही समझा रहा हूँ आपको, बस आपको कुछ टर्म्स हैं उनको ध्यान में रखना है और आप पूरा का पूरा जीएस जो है मेरे साथ ख़त्म कर लोगे। अब आते हैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन पे। तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सा था? तो एक्सकेवेशन यानी जो भी खुदाई हुई है उनसे पता चलता है कि सोशल क्लास में बटा हुआ था और लोग जो थे वो वेजिटेरियन भी थे और नॉन वेजिटेरियन भी थे। वे लोग कॉटन का भी कपड़ा पहनते थे और वुलन का भी कपड़ा पहनते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में। लेकिन वो काफ़ी फैशनेबल थे, मतलब फैशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। अलग अलग तरह के कपड़े बनवाते थे, चाहे वो कॉटन के हो चाहे वुल के हो, उनको पहनते थे। और श्रृंगार साजो सामान, मतलब श्रृंगार और इनके भी सामान मिले हैं, जैसे कि आइवरी से बना हुआ कंघी बाल संवारने के लिए, ब्रॉन्ज से बना हुआ मिरर, रेजर मिला है, पाउडर मिला है, परफ्यूम ऑयल मिला है यार, और लिपस्टिक मिला है। तो ये सब दिखाता है कि वो लोग फैशन को भी ज़्यादा मतलब महत्व देते थे। फैशन से भी उन्हें प्यार था और वो लोग बहुत फैशन भी करते थे। उसके बाद क्या मिला है, बोथ मेन एंड वुमेन जो है, चाहे वो वुमेन हो चाहे मेन हो, दोनों क्या पहनते थे, ऑर्नामेंट यानी गहना पहनते थे। बैंगल्स, नेकलेस, आर्मलेट्स, फिंगर रिंग्स, ईयर रिंग्स, ब्रेसलेट, ये सारे चीज़ जो हैं वो दोनों पहनते थे, चाहे वो मेन हो चाहे वो फीमेल हो। उनको म्यूजिक और डांसिंग से भी काफ़ी प्यार था, मतलब वो डांस भी करते थे कभी कभी ऑकेजनली और म्यूजिक भी सुनते थे और साथ ही गेम भी खेलते थे, जैसे चेस खेलना इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को पसंद था।
साथ ही वो लोग हंटिंग पे यानी शिकार पे जाते थे, फिशिंग करने जाते थे, पक्षियों को लड़वाते थे। जैसे मुर्गी मुर्गी का लड़ाई जो है आज भी चलता है, प्रचलित है छत्तीसगढ़ के अलग अलग पार्ट में, जो कि ट्राइबल लोग होते हैं उनके बीच में। तो वो लोग पक्षियों को लड़वाते थे। बैलो बुल फाइट जो कि साउथ इंडिया में फेमस है, तो बुल फाइट वो उस समय भी करते थे। और गैम्बलिंग यानी सट्टेबाजी, जुआ, तो ये सब भी काम जो है वो इंडस वैली के लोग करते थे। और लेकिन एक बात उस समय की अच्छी थी कि वहाँ के लोग जो है वुमेन को काफ़ी रिस्पेक्ट करते थे। मतलब वुमेन उस टाइम में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में, बहुत रिस्पेक्टेबल मानी जाती थी। और हमें बहुत सारे गॉडेस के फिगर भी मिले हैं, जिससे पता चलता है कि वो अपने समाज में वुमेन को बहुत महत्व देते थे, औरतों की इज्जत बहुत करते थे वे लोग। फिर पॉलिटी के बारे में कुछ क्लियर कट हमें एविडेंस नहीं मिलता है यार कि वहाँ का पॉलिटी कैसा था, कौन राज करता था। लेकिन ये दिखाता है, ये बताता है कि मिडिल टाउन जो है वहाँ पे ब्यूरोक्रेट रहते थे। तो इससे पता चलता है कि और जो रिच बिजनेसमैन थे वो रहते थे। इससे पता चलता है कि वहाँ के लोग जो है वो बिजनेसमैन के द्वारा उनको रूल किया जाता होगा। और जो वो लोग टैक्स लेते होंगे वो अनाज के रूप में लेते होंगे। सपोज किसी के यहाँ चावल हो रहा है तो वहाँ से चावल वो कुछ टैक्स में दे दिया, किसी के यहाँ गेहूँ हो रहा है तो गेहूँ दे दिया टैक्स में। तो इस तरह से वो टैक्स लेते थे। कोई भी टेम्पल जो है वो नहीं पाया गया है पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो टेम्पल्स का नामो निशान नहीं है वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे एक ग्रेट बाथ करके एक रिलीजियस प्लेस है जहाँ पे कुछ फंक्शन या फिर कुछ रिचुअल परफॉर्म किया जाता था। ग्रेट बाथ का नाम आपने सुना होगा। तो ग्रेट बाथ वहाँ पे था लेकिन कोई टेम्पल्स नहीं था। और ये भी कहना सही नहीं होगा कि हड़प्पा जो है वो पुजारियों के द्वारा रूल किया जाता था, ऐसा नहीं है। जो एविडेंस मिले हैं उससे पता चलता है कि जो बिजनेसमैन या कॉमर्स से रिलेटेड जो लोग थे जो कि काफ़ी रिच थे, उनके द्वारा, मर्चेंट क्लास के द्वारा जो है वो हड़प्पा सिविलाइजेशन को रूल किया जाता था। तो इस तरह से हमने जो मेजर टॉपिक है, आपको आज बहुत सारी जानकारियाँ मिली होंगी इंडस वैली सिविलाइजेशन के द्वारा के बारे में। आगे के चैप्टर में, आगे का जो पेज है, पेज नंबर 7, उसमें हम और भी बहुत ही डाइवर्स और बहुत ही अमेजिंग इंटरेस्टिंग जानकारियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के। साथ ही वैदिक एज को शुरू करेंगे। तो इस तरह से हम पेज नंबर 6 को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम पेज नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप एक बुक को और एक चैनल को फॉलो करें और कंप्लीट जीएस को कवर करें। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सीडीएस, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, बहुत सारे एग्ज़ाम, बिहार एसएससी के बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं जिसमें जीएस आता है। तो जितने भी एग्ज़ाम हैं जहाँ पे जीएस आता है, अगर आप इंग्लिश मीडियम, मेनली इंग्लिश मीडियम से हैं या फिर हिंदी मीडियम से हैं, आप समझने के लिए इस चैनल का यूज कर सकते हैं। इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसके नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँगा तो ये नोटिफिकेशन आपको बता देगा कि एक वीडियो अपलोड हो चुका है। और मैं अगले 4 महीने के अंदर ये कंप्लीट बुक कंप्लीट करने वाला हूँ। इसमें मैं डेली का टारगेट कर रहा हूँ, वीकडेज पे 2 वीडियो और वीकेंड पे 4 से 5 वीडियोस आने का। ये मैं ट्राई करूँगा, इतनी कंटिन्यूटी बनाए रखूँ ताकि आप लोग का सिलेबस जो है जल्द से जल्द कंप्लीट हो। सी यू, बाय बाय।